नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी कृषि बिल पर पीएम की सफाई की, अन्नदाताओं के जवाब की। बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में पार्टी को एकजुट करने के लिए क्या है ममता का प्लान। जानेंगे कि टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने क्यों दी आंध्र सरकार को चुनौती। और बुलेटिन के आखिर में बात सरकारी कंपनियों को बेचने में जुटी मोदी सरकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। सरकार ने कहा कि अच्छी स्वास्थ्य सेवा हासिल करना सभी का मौलिक अधिकार। सरकार को सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने की उठानी होगी जिम्मेदारी। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं की कल बुलाई बड़ी बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी हो सकती है बात। पार्टी नेतृत्व से नाराजगी जताने वाले नेताओं से भी बात करेंगी सोनिया गांधी। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष ने नामंजूर किया शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा। शुभेंदु ने विधानसभा अध्यक्ष को भेजा था अपना इस्तीफा। विधानसभा अध्यक्ष ने शुभेंदु को 21 दिसंबर को पेश होने के दिए निर्देश। कृषि बिल फाड़ने पर बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। संसद मार्ग थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। दिल्ली विधानसभा में चर्चा के दौरान सीएम केजरीवाल ने फाड़ी थी कृषि बिल की कॉपी। शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी, नई ऊंचाइयों पर सेंसेक्स और निफ्टी। बीएसई का सेंसेक्स 70 अंक की बढ़त के साथ 46,961 पर हुआ बंद। एनएसई का निफ्टी 20 अंकों की तेजी के साथ 13,761 पर हुआ बंद। और सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से उलझी दिखाई दे रही है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि अन्नदाताओं को कैसे मनाया जाए। शुरुआत में सरकार की ओर से कहा गया कि वो कानून में संशोधन को तैयार हैं, लेकिन जब अन्नदाता इतने से नहीं माने तो अब सरकार की ओर से कानून के फायदे बताने का अभियान शुरू कर दिया गया है। पीएम ने खुद कमान अपने हाथ में ले ली है और आज उन्होंने मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं को संबोधित भी किया। और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजीव जी। राजीव जी, स्वागत है आपका। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। अन्नदाता कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार भी अड़ गई है कि ये कानून वापस नहीं होंगे। किसान सड़क पर आए तो सरकार ने भी कृषि कानून के फायदे बताने के लिए अभियान शुरू कर दिया। इसकी कमान खुद पीएम मोदी ने संभाल रखी है। पीएम मोदी आज संबोधित तो मध्य प्रदेश के किसानों को कर रहे थे, लेकिन सुना वो पूरे देश के अन्नदाताओं को रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस संवाद में पीएम मोदी ने कहा कि कृषि सुधार के लिए ये कानून बेहद जरूरी है। विपक्ष एमएसपी पर गलत बयान दे रहा है। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू ही नहीं की जाती। मैं हर किसान को ये भरोसा देता हूँ कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कृषि उत्पाद बाजार समिति को लेकर कहा कि एपीएमसी को लेकर भी गलत बातें फैलाई जा रही है। हमने एपीएमसी को खत्म नहीं किया है, सिर्फ अन्नदाताओं को नया विकल्प दिया है। पिछले 70 साल से सरकार किसानों को कहती आई है कि आप इसी मंडी में फसल बेच सकते हैं, लेकिन हमने नए कानून में इसे बदला है। अब अन्नदाता वहाँ फसल बेच सकता है जहाँ उसे फायदा दिखे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट भी पहले से चल रहा है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि कई जगहों पर अन्नदाताओं ने नए नियम के तहत अपनी फसल बेचना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि देश के कई राज्यों में पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट चल रहे हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने हाल ही में ऐसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। पीएम अपने संबोधन में कृषि बिल के फायदे गिनाते रहे, लेकिन अन्नदाताओं पर इसका ज्यादा असर नहीं दिख रहा है और इसी कारण सिंघू बॉर्डर पर उनका आंदोलन भी जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं। राजीव जी, जो अन्नदाता सिंघू बॉर्डर सहित दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, उनसे तो पीएम बात नहीं कर रहे हैं और देश के अलग अलग राज्यों के अन्नदाताओं को कृषि बिल के फायदे गिना रहे हैं। जो अन्नदाता आंदोलन कर रहे हैं वो भी पीएम से बात करना चाहते हैं। क्यों पीएम को सबसे पहले उन अन्नदाताओं से बात नहीं करनी चाहिए जो सैकड़ों किलोमीटर चलकर दिल्ली तक आए हैं? जी दामिनी, आज मध्य प्रदेश में नए कृषि कानूनों पर हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सी बातें की। विपक्षियों पर तोहमत लगाई, किसानों को गुमराह करने की बात की और यह दावा तक कर दिया कि देश भर में अन्नदाताओं ने नए कृषि सुधारों को न सिर्फ गले लगाया है बल्कि भ्रम फैलाने वालों को भी सिरे से नकार रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को आशंका है उनसे मैं कहूंगा कि वे एक बार फिर से सोचें। पीएम ने फिर वही बात दोहराई है दामिनी कि इन कानूनों से कृषकों को यानी किसानों को फायदा है। एक भी मंडी जो है वो बंद नहीं हो रही है और न ही एमएसपी को लेकर कोई समझौता होगा। दामिनी, अगर पीएम की इन बातों में उतनी ही सच्चाई होती जितनी वो दावा कर रहे हैं तो फिर लगातार 23वें दिन भी हजारों किसान दिल्ली के बाहर धरना क्यों दे रहे होते।
सरकार शायद ये सोचती है कि वो जो कहेगी उसे चुपचाप मान लेना और उसके हर फरमान को पत्थर की लकीर मानना जनता का कर्तव्य है, लेकिन ये सरकार भी गलतफहमी में है, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और जनता को अपने हक के लिए आवाज उठानी ही पड़ती है। मोदी जी ने जितनी बातें मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में वर्चुअली सम्मिलित होकर कही हैं, वही सारी बातें अगर वो दिल्ली के बाहर बैठे आंदोलनकारी किसानों से कहने का साहस दिखाते तो ये माना जा सकता था दामिनी की सरकार वाकई अन्नदाताओं यानी किसानों के लिए चिंतित है। लेकिन हमारे पीएम ने इतने दिनों में इन प्रदर्शनकारियों से एक बार भी बातचीत की सीधी पहल नहीं दिखाई है। तो जाहिर होता है दामिनी की पीएम सच का सामना नहीं करना चाहते हैं और न ही देश को सच बता रहे हैं। पीएम जहां अन्नदाताओं को कृषि बिल के फायदे बता रहे हैं, कृषि मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन अन्नदाता अपनी मांग से हिलते नहीं दिख रहे हैं। उनकी मांग है कि पहले बिल खारिज हो, उसके बाद नए बिल पर कोई चर्चा हो। और आज अन्नदाताओं ने पीएम के बयान और कृषि मंत्री की चिट्ठी पर अपना जवाब भी दे दिया। तो क्या कहा अन्नदाताओं ने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली बॉर्डर पर अन्नदाताओं के प्रदर्शन का आज 23वां दिन था। उम्मीद थी कि आज सरकार की ओर से चर्चा का कोई प्रस्ताव आएगा, लेकिन इस इंतजार में आज का भी दिन निकल गया। अन्नदाता अड़े हुए हैं कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। पीएम मोदी के आज के संबोधन को लेकर भी इंतजार था कि शायद वो कोई बीच का रास्ता निकालने की पहल करेंगे, लेकिन पीएम ने अन्नदाताओं की मांग पर कोई बात नहीं की। इसे लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि पीएम की अधिकतर बातें गलत हैं। सरकार कृषि क्षेत्र का निजीकरण करना चाहती है, अन्नदाताओं को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने योगी सरकार को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि जो अन्नदाता सरकार के बिल का विरोध कर रहा है उसे दबाने की कोशिश हो रही है। संभल के उप जिला मजिस्ट्रेट ने अन्नदाताओं को 50 लाख का नोटिस भेजा है, जो बताता है कि सरकार हमारे आंदोलन को दबाना चाहती है। कृषि मंत्री की चिट्ठी को भी सिंघू बॉर्डर पर बैठे अन्नदाताओं ने खारिज कर दिया है। अन्नदाताओं का कहना है कि कृषि मंत्री के साथ हुई बैठक में जो चर्चा हुई वो ही उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखी है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। हम पहले ही सरकार के संशोधन प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं। हमें ये बिल नहीं चाहिए और सरकार जब तक बिल वापस नहीं लेगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना है कि सरकार अन्नदाताओं को मनाने के लिए क्या पहल करती है। कृषि बिल पर मामला फंस गया है। वैसे अन्नदाताओं के आंदोलन के चलते फंसी हुई तो हरियाणा की बीजेपी सरकार भी है। सरकार को समर्थन दे रहे विधायकों पर दबाव है कि अब वो बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ये कहकर पार्टी को बैकफुट पर धकेल दिया कि वो सरकार के साथ नहीं अन्नदाताओं के साथ हैं। तो क्या कहा है बीजेपी सांसद ने, देखिए ये रिपोर्ट। देश के अन्नदाता गुहार लगा रहे हैं लेकिन सरकार सुनती नहीं है। विपक्षी आवाज उठा रहे हैं लेकिन सरकार जागती नहीं है। अब तो बीजेपी के नेताओं ने ही आंदोलनकारियों के सुर में सुर मिलाने शुरू कर दिए हैं, जिससे मोदी सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हरियाणा में खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के अंदर से ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह के हाल के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में यह कहकर हलचल पैदा कर दी है कि उनके लिए पार्टी और राजनीति से बढ़कर किसानों का हित है। उन्होंने कहा कि किसान मुझसे संपर्क करते तो मैं किसानों की अगुवाई करने के लिए तैयार था। कृषि कानूनों के बारे में किसानों की शंकाओं को दूर करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि किसानों को लगता है कि कानून उनके लिए हानिकारक है। बीजेपी के नेता के इस बयान से संकेत मिल रहे हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री किसानों के आंदोलन में शामिल हो सकते हैं और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। अगर वाकई उन्होंने घेराबंदी शुरू कर दी तो खट्टर सरकार का खिसकना तय है, क्योंकि जब बीजेपी के नेता ही आवाज उठाएंगे तो बीजेपी के सहयोगी और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पीछे नहीं हटेंगे। पहले ही वो किसानों को हक देने की बात कह चुके हैं और अब तो उन्हें मोर्चा खोलने का मौका भी मिल गया है। वो किसानों का साथ देने के लिए बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या नेताओं की तरह चौटाला भी सड़कों पर उतरकर बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनेंगे या नहीं। अन्नदाताओं के आंदोलन से दिल्ली में बीजेपी फंसी हुई है तो बंगाल में ममता के लिए बीजेपी ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। टीएमसी के एक के बाद एक बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और अब ममता बनर्जी ने भी इसका जवाब देने का प्लान बना लिया है। तो क्या है ममता की तैयारी, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अगले साल के शुरू में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा से पहले ममता बनर्जी की टीएमसी में बगावत तेज होती जा रही है। शुभेंदु अधिकारी के टीएमसी से इस्तीफा देने के बाद पार्टी में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार को आसनसोल से टीएमसी के विधायक जितेंद्र तिवारी के साथ साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष दीप्तांशु चौधरी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं आज सुबह एक और विधायक का इस्तीफा सामने आ गया।
बैरकपुर के विधायक शीलभद्र दत्ता ने टीएमसी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। टीएमसी की सबसे बड़ी चिंता शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद से शुरू हुई है। शुभेंदु ने टीएमसी से इस्तीफा दिया और कुछ ही देर बाद वो वर्धमान से टीएमसी सांसद सुनील मंडल के साथ बैठक कर रहे थे, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि सुनील मंडल भी टीएमसी छोड़ सकते हैं। पार्टी की मुश्किल को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरी कमान अब अपने हाथों में ले ली है। उन्होंने पार्टी के नेताओं की आज बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद जो माहौल बीजेपी और विपक्षी पार्टियों द्वारा तैयार किया जा रहा है, उस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव की आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। ममता बनर्जी की ये बैठक कई मायनों में इसलिए भी अहम है क्योंकि 19 और 20 दिसंबर को अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि शाह के सामने टीएमसी के कई नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी परेशान है अपने नेताओं से, जो उसके लिए चुनौती बन गए हैं। तो वहीं आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार के लिए विपक्ष चुनौती बन गया है। विपक्ष के नेता चंद्रबाबू नायडू ने तो जगन सरकार से राज्य में जनमत संग्रह कराने की चुनौती दे दी है। तो क्यों चंद्रबाबू कराना चाहते हैं आंध्र प्रदेश में जनमत संग्रह, देखिए ये रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश की राजधानी बदलने का मामला राज्य की राजनीति में सुर्खियां बना हुआ है। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी 3 राजधानियां बनाने का कानून पास कर चुके हैं। सरकार जहां इसके फायदे गिना रही है, वहीं विपक्ष पार्टी सरकार के फैसले से नाराज दिख रही है। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद राज्य में बनी पहली सरकार टीडीपी की थी और चंद्रबाबू नायडू सीएम बने थे। नायडू सरकार ने अमरावती को राज्य की राजधानी घोषित किया था, लेकिन 2019 में वाईएसआरसीपी की सरकार आने के बाद से ही राजधानी का मामला उलझ गया है। जगन मोहन रेड्डी 3 राजधानी बनाने के पक्ष में है, जिसमें विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी, कुर्नूल को न्यायिक राजधानी के रूप में लाने का एक कानून पारित किया था। वहीं अमरावती को राज्य की विधान राजधानी के रूप में बरकरार रखा था, जिसे लेकर टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने सीएम जगन मोहन रेड्डी को खुले तौर पर चुनौती दी है। उन्होंने दावा किया है कि अगर राज्य की जनता रेड्डी का समर्थन करती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। जगन मोहन रेड्डी या तो अपना फैसला वापस लें या फिर इस फैसले पर पूरे राज्य में जनमत संग्रह करा लें। नायडू ने कहा कि सीएम को इस फैसले को लेकर लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ये मामला आंध्र हाई कोर्ट भी पहुंच चुका है। अब देखना है कि कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। और बुलेटिन के अंत में बात निजीकरण पर सरकार के बयान की। पीएम मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, तब से वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। इस बात की तस्दीक आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान से भी हो गई। उन्होंने एफडीआई को लेकर ऐसी बात बोल दी है जिससे साफ है कि सरकारी कंपनियों को लेकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। अब उनके बयान पर विपक्ष का विफरना तय है। देखिए ये रिपोर्ट। क्या मोदी सरकार से देश नहीं संभल रहा है? क्या सरकार सब कुछ निजी हाथों में सौंप देगी? क्या देश का हो जाएगा निजीकरण? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि जब से पीएम मोदी ने देश की कमान संभाली है, तब से वो एक के बाद एक कंपनियों को बेचने में लगी है। रेलवे, बैंकिंग सेक्टर से लेकर पेट्रोलियम सेक्टर को बेचने के बाद भी सरकार का जी नहीं भरा है। उल्टा वो अब निजीकरण की रफ्तार तेज करने जा रही है। इस बात को खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कबूला है। उन्होंने कहा है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की उन कंपनियों के विनिवेश पर आगे बढ़ेगी जिनकी बिक्री के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में एफडीआई का प्रवाह अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं ऊंचा है, जो देश की मजबूत वृहद आर्थिक बुनियाद और सुधारों की क्षमता को दर्शाता है। एक स्थिर सरकार भारतीय कंपनियों में दीर्घावधि का विदेशी निवेश लाने में मददगार होती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान कुछ बड़ी कंपनियों के विनिवेश के हमारे प्रयास अच्छे चल रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि विदेशी निवेशक इसलिए भारत आना चाहते हैं क्योंकि हमारी आर्थिक बुनियाद मजबूत है। हालांकि कई चुनौतियां हैं, लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि हमारे देश में एक मजबूत निर्वाचित सरकार है। अब वित्त मंत्री ने खुद ही इस बात को कबूल कर लिया है कि मोदी सरकार बाहरी कंपनियों के लिए निवेश के द्वार खोल रही है, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटकर हिस्सेदारियों को बेच रही है। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसे चलेगा देश? और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।